साहब जी, उस लड़की ने कमरे का हशर बिगाड़ दिया है। ऊपर से जब उनके लिए नाश्ता लेकर गई तो ट्रे उठाकर सीधा दीवार पर दे फेंकी। आपने कहा नाश्ता खिलाकर ही मेरे पास आना, मगर साहब जी तीसरी बार गई हूँ। मुंह से बोली कुछ नहीं, मगर बार बार खाना फेंकी जा रही है वो। भा के पास मस्ती मत लेकर आया करो। कितनी दफा कहा है मैंने, नहीं खाती तो थप्पड़ झाड़ दो। क्यों भा, तुमसे किसी ने मशवरा मांगा? सिकंदर पीले गॉगल्स और हेडसेट टेबल पर फेंकता तेज लहजे में बोला। नासिर ने सर झुका लिया। सॉरी सर। और बात सुनो तुम सब लोग, वो तुम लोगों की नई मालकिन यानी कि मेरी बीवी। उसकी इज्जत और एहतराम में कोई कोताही करोगे तो समझो मेरी इज्जत में कोताही करोगे, समझे? सब लोगों के मुंह इस बात पर हैरत से खुल गए। कहाँ भा लड़कियों को देखना तो दूर, नाम सुनते ही भागते थे। और अब और हाँ, क्या कह रही थी? लड़की? वो मालकिन है, बड़ी बीवी बोलो। ट्रे तैयार करवाओ, मैं वहां जा रहा हूँ। जी साहब। उस सर को हम देते हुए वापस मुड़ गई। दरवाज़ा आहिस्ते से खोलता हुआ वो अंदर दाखिल हुआ। जैसे सोच कर आया था वैसे ही कमरे की हालत थी। और लड़की ज़मीन पे बैठी, घुटनों पे सर रखे शायद रो रही थी, क्योंकि उसका जिस्म झटके खा रहा था मगर आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। सिकंदर को समझ नहीं आए कि आगे क्या करे। आया धाड़ कर उसे डराए या नरमी से उसके पास जाकर उसका दिल साफ करे। उसे ये दोनों काम इस वक्त नामुमकिन लग रहे थे। दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए उससे फिलहाल गला खंगारना ही बेहतर समझा, जिस पर रमशा चौंकी मगर उसे सर नहीं उठाया। अपने घर को ऐसे संवारोगी लड़की? कमरे का तो नक्शा ही बदल दिया है मुहतरमा ने आपने। कांच के टुकड़े को भारी बूटों से रोनता हुआ वो उसकी तरफ आया, जहां वो उसके कदमों की चाप सुनते ही दूर हटने की बजाय वहीं बैठी रही। उसने अपने बाजू को सख्ती से थाम लिया था। वो नहीं डरेगी उससे। अगर डरेगी तो वो शेर हो जाएगा, उसे कमज़ोर समझकर उसके साथ खेलेगा। उससे कभी सोचा नहीं था कि उसका रखवाला उसकी इज्जत का जनाजा निकालेगा। उसके अम्मी अब्बू तो जीते जी मर गए होंगे। वो उसके सामने घुटनों के बल झुका। इस वक्त वाइट टी शर्ट और ब्लू फेडेड जीन्स में हमेशा की तरह चार्मिंग पीस लग रहा था। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरे से इस वक्त सख्त नफरत हो रही होगी। जाहिर है, ऐसा भला कोई उठाकर लाता है क्या? शरीफों की तरह इज्जत से हाथ नहीं मांग सकता था, मगर प्रिंसेस शराफत मेरी सिफ्त में नहीं है, इसलिए। उसने रमशा के बालों के लट्टू को अपनी उंगली की लपेट में लिया। रमशा का दिल कर रहा था एक मुक्का उसके खूबसूरत चेहरे पर दे मारे। बहुत से आंसू उसकी आंखों में जमा हो गए थे। उसे सिकंदर से ज्यादा खुद से, अपने दिल से नफरत हो रही थी। इसलिए ऐसा करना पड़ा, मगर तुम फिक्र ना करो, हर कोई तुम्हारी इज्जत करेगा। पूरा शहर क्या, पूरा मुल्क तुम पर आंख उठाने की जरूरत नहीं करेगा, क्योंकि तुम अब मेरी हो। और एक बार सिकंदर दिल से फैसला कर लेता है तो वो मरते दम तक निभाता है। रमशा ने उसकी बात पर तेजी से सर उठाया। सुर्ख सीली नजरों से उसे तकते हुए उसने अपने बहते हुए आंसू को जोर से रगड़कर साफ किया। सिकंदर एक बार फिर उसको चेहरे को देख कर ठहर गया। फिर दिल ही दिल में झुंझला रहा था। ऐसी बेख्तियारी उसे अच्छी नहीं लग रही थी। उससे वो बार बार कमज़ोर पड़ जाएगा। और कमज़ोरी से सिकंदर को सख्त नफरत थी। लेकिन कुछ था उस लड़की के चेहरे पे जिस पे वो बड़ा फैसला करने के लिए तैयार हो गया था, जो फैसला वो जिंदगी के किसी मोड़ पर भी करने को तैयार नहीं था। अचानक इस लड़की के चेहरे ना डर अंदाज से उससे करवा दिया। ये लड़की बहुत हासी, सिकंदर के दिल जीतने वाली कोई आम थोड़ी होगी। सिकंदर ने खुद पे काबू पाते हुए संजीदगी से कहा था। तुम्हारा नाम क्या है? दुरीना अजीम की क्या लगती हो? अब की बार रमशा की आंखों में उलझन तर आई। ऐसे क्या देख रही हो? क्या फारसी में बात की है? फारसी रमशा को आती थी, मगर इस वक्त वो ये कहने की पोजीशन में नहीं थी। उसके कुछ न कहने पे सिकंदर ने गहरा सांस लिया। नाम बताओ, वरना बिना नाम के निकाह तो नहीं हो सकेगा। और हाँ, अपने अब्बू का भी नाम बताना। अब की बार रमशा के सर पर बम गिरा। निकाह? वो भी सिकंदर से? हैरान क्यों हो रही हो? अपनी इज्जत बना रहा हूं, बोला था ना मैंने, तुम्हारी इज्जत में कोताही नहीं आने दूंगा। उफ, ये अल्फाज अगर पहले कहे होते तो वो को हवाओं में उड़ता महसूस करती, मगर अब ये लफ्ज़ कोड़े की तरह लग रहे थे। बाबा का झुका सर बार बार आंखों के सामने गुजर रहा था। किसी के सख्त हाथ ने उसकी थोड़ी को पकड़ा। उससे देखा तो स्याह काली आंखें उसकी तरफ देख रही थीं, और उन आंखों में जुनून के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया था। मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं है, मगर तुम लकी हो, क्योंकि तुम मेरी हो। आखिरी लफ्ज पे उसे हासा जोर दिया था कि रमशा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी पैदा हुई। इसलिए पूछ रहा हूं, इस खूबसूरत चेहरे का नाम क्या है, जिसने
तीर सीधा सिकंदर के दिल पे मारा था। हास हो तुम। उंगली उसकी गाल पे बड़ी आहिस्तगी से फेरे। रमशा की बर्दाश्त खत्म हो गई। उसने उसका हाथ अपनी थोड़ी से बड़ी जोर से हटाए। सिकंदर आगे से कुछ कहता कि मुलाजमा की एंट्री पर उसने अपने आसाब पर कंट्रोल किया। साहब। आ जाओ और ट्रे सामने बिस्तर पे रख दो और सफाई करने वाली को फौरन भेजो। साहब आपका दोस्त आया है। कौन? पुलिस वाला। वो आगे से नाम लेने लगी कि सिकंदर ने टोक दिया। ठीक है जाओ, आ रहा हूँ। सख्त लहजे में कहता वो उसकी तरफ मुड़ा, जो कि उठ खड़ी हुई थी और अपने गिरा हुआ दुपट्टा उठाकर अपने गिर लपेट रही थी। वो आगे बढ़ा और उसकी तरफ आया। उसे सरता बात देखने के बाद उसने उसका बाजू थामा कि रमशा एकदम पीछे हुई। मुझे जिद्दी लोग जहर लगते हैं और तुम हद से ज्यादा जिद्दी और ढीठ हो, मगर वहीं बात आकर खत्म हो जाती है कि तुम मेरी हो। मेरी इस बात का फायदा मत उठाओ वरना नुकसान उठाओगी। उसने रमशा का बाजू एक बार फिर सख्ती से थाम कर अपने सामने करते हुए सर लहजे में कहा। रमशा ने बड़ी दिलेरी से आंखें उठाकर देखा। आंखों से बावर करवाया कि वो उस नुकसान के लिए तैयार है, जो करना है कर लूं। सिकंदर मुस्कुराया, उसका गाल थाम कर बोला। बहुत बड़ा नुकसान करने वाली हो मेरा, मुझे अब अंदाजा हो गया है, मगर तुम्हारे लिए खेल भी खेल लेंगे। वैसे जाते हुए अपनी खूबसूरत आवाज से कुछ बोल दो, नाम ही बता दो। वैसे जिस तरह की तुम हो तुम्हें तो शेरनी कहना चाहिए, मगर तब तक के लिए तुम मेरे लिए स्वीट हार्ट हो। चलता हूँ, खाने की ट्रे हौली हो जानी चाहिए वरना तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। ओके? उससे उसके गाल थपकाए और चल पड़ा। जबकि रमशा का दिल कर रहा था उसकी जीन्स की पॉकेट से गोली निकाल कर उसे मार देती, मगर वो हिम्मत पता नहीं कहाँ से लाती। फैमिली कब क्या नुकसान करेगा, इससे ज़्यादा नुकसान क्या होगा। तुमने रमशा को किडनैप किया है? सिकंदर जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ, हन्नान गुस्से से उठा उसका गिरबान पकड़ते हुए धारा। सिकंदर पहले तो हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया। अच्छा, तो मेरी स्वीट हार्ट का नाम रमशा है। थैंक्स, वरना वो मुहतरमा तो बताने को तैयार नहीं थी। उससे उसका कॉलर झटक कर मजे से कहा था। सिकंदर, तुम घटिया तो थे ही, मगर तुमने जो भी किया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी लड़की को उठा लिया, वो भी उस खानदान से जहां मेरा रिश्ता जुड़ने वाला है। तुम्हारी बीवी को तो नहीं उठाया ना? जिसको उठाया वो अजल से सिकंदर की थी। मैंने किसी को नहीं उठवाया, बल्कि उसको उसकी अजल घर लाया हूं। हनान ने गुस्से से उसके मुंह पे मुक्का मारा। गार्ड्स ने फौरन अपनी गन निकालकर हनान की तरफ तानी। सिकंदर ने जबड़े को पकड़कर उन्हें हाथ के इशारे से रोका। मेरी बीवी का तो नाम मत लेना। डीएसपी रऊफ अमजद की बेटी है, जिसको तुम अपनी समझ कर उठा लाए हो। ओह, ये तो और अच्छा हो गया, कम से कम मेरा बदला भी पूरा हो गया। तो जैसे कमीने ने तो कुछ करना ही नहीं था। मेरी बच्ची है अस्पताल में, होशो हट से बेगाना बिस्तर पे पड़ी है। और किसकी वजह से पड़ी है? तुम्हारी आयना के बाप की वजह से। आयना मुझे अजीज है तुम्हारी वजह से, वरना रमशा की। सिकंदर, आगे से तूने बकवास की तो 4 की 4 गोलियां तुम्हारे सीने पे वार दूंगा। बॉस, दफा हो जाओ तुम सब, बाहर निकल जाओ, दोस्त है मेरा। सिकंदर मुड़कर ठाड़ते हुए बोला। सिकंदर, जल्दी से रमशा मुझे दे दो, उसकी अम्मी हॉस्पिटल में है। दरीना का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। जमाल अंकल और रऊफ अंकल इस वक्त भूखे शेर बने हुए हैं। उनका शक अभी तक तुम्हारी तरफ नहीं गया, मगर वो वक्त दूर नहीं है। और कुछ उस लड़की पर भी रहम करो, उस बेज़ुबान लड़की पे तुम्हें जरा सा भी रहम नहीं आया। सिकंदर एकदम साकित हो गया। बेजुबान? अदीद आलम फौरन अंदर दाखिल हुए थे। फारूक जो ऑफिस में बैठा लैपटॉप पे मसरूफ था, एकदम बाप की आमद पर फौरन उठा। अबू आप, अस्सलाम वालेकुम, आइए, कैसे आना हुआ? वो चलते हुए उनकी तरफ आया कि अदीद आलम के चेहरे पर फैले इस सराब ने उसे टटकने पर मजबूर कर दिया। क्या हुआ डैड, सब खैरियत है ना? आप परेशान क्यों लग रहे हैं? बताएं, सब ठीक तो है ना? मामा और? अदाद आलम ने उसकी बात काटी। वो ठीक है फारूक, मगर अभी जमाल का फोन आया था। वो कहते हुए कुर्सी की सीट पर बैठ गए। डैड, इतना सस्पेंस क्यों फैला रहे हैं? बताएं ना, सब ठीक है? जमाल की भांजी कराची से आई थी दुरीना बेटी की शादी अटेंड करने। जिस दिन आई उसी दिन को ढोलकी थी। तकरीबन रात के 1:30 बजे रमशा को किसी ने किडनैप कर लिया और बाहर के 2 गार्ड्स भी बेहोश पड़े मिले। बच्चे जागे हुए थे, मगर जिस तरीके से उसे किडनैप करके ले गया है, उससे अंदाजा होता है कि वो कोई आम आदमी नहीं है। बेचारे उसके बहनोई का तो बुरा हाल हुआ है। वो तो बेचारे जमाल पर सारा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कल दुरीना की शादी है, पता नहीं उस बच्ची के लिए मसले ना बन जाए। फारूक एकदम चौंका। ये तो बहुत बुरा हुआ डैड। ऊपर से वो बच्ची बेजुबान है, पता नहीं क्या किया होगा उस कमीने ने। बहुत खौफ आता है
और खून खोलता है ऐसी बात सुनकर। तो कुछ पता करवाया कि इसके पीछे कौन है? पता नहीं, मगर पुलिस वाले, खासकर ईमानदार पुलिस वालों के दुश्मन बने ने में देर ही कितनी लगती है। मगर उस बच्ची के हवाले से या रऊफ फैमिली के हवाले से कभी किसी को धमकी भी नहीं मिली, तो किसी पे शक करना बहुत मुश्किल हो रहा है। फारूक को पता नहीं क्यों लग रहा था कि जिस शख्स ने उस लड़की को किडनैप किया है वो उस शख्स को अच्छी तरह जानता है, मगर एकदम उस पर हमला करना सही नहीं है। लेकिन पहले उसी का पता करवाना पड़ेगा। आप फिक्र न करें डैड, उनका दामाद हन्नान है ना, वो तो लाजमी कुछ करेगा। मैं भी कुछ लोगों से बात करता हूँ। बेशक एक वकील हूँ, मुझे हायर किया जाता है कि लोगों के हक के लिए लड़ूं, मगर इंसाफ के लिए मैं आवाज़ ज़रूर उठाऊंगा। एक काम करते हैं, उनके घर चलते हैं, तब तक मैं अपने बंदों को भी बुलाता हूँ। वाकई शादी वाला घर है, जल्द अज जल्द मसले का हल निकालते हैं। हदीद आलम सोच में गुम थे जब फारूक की आवाज़ से अपनी दुनिया में आए। चलो, लेकिन फारूक कहीं इस सब के पीछे वो तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ? फारूक के फ़ोन पे टाइप करती उंगलियां रुक गई। गर्दन मोड़कर उसने बाप के पुरसोच संजीदा चेहरे को देखा। मेरे ख्याल से उस पर शक करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि लड़कियों के मामले में उसकी रिपोर्ट साफ रही है। मगर कुछ कह नहीं सकते। अगर वही हुआ जो आप सोच रहे हैं, तो वाकई में वो अपने बुरे दिन की तैयारी शुरू कर देगा। हाँ, बेजुबान सिकंदर, वो बेचारी लड़की बोल नहीं सकती। हनान ने थके हुए अंदाज में कहते हुए कुर्सी पे बैठा। सिकंदर ने उसे ऐसे देखा कि उसके साथ इतना घटिया मजाक ना किया जाए, नहीं तो वो पागल हो जाएगा। बेजुबान, एक बेजुबान लड़की को उठा लिया। उसे वो सारे पल याद आ रहे थे जिसमें से लड़की ने बोलने की जरा भी कोशिश नहीं की थी। बहुत बार वो मुसीबत में आई, उसको चोट लगी, उसको सांप ने काटा। हाँ, वो कैसे भूल सकता था? ये वही तो लड़की थी जिसकी जान बचाकर उसे सही सलामत होटल छोड़कर आया था, और उस लड़की ने उसे शुक्रिया भी नहीं कहा था। अब जब उसे किडनैप भी कर चुका था, तो जुबान के बजाय उससे अपनी आंखों से सिकंदर को अपनी नफरत दिखाई थी। सर थाम कर उससे गहरा सांस लिया। ये क्या हो गया उससे? उसे किसी तरह अपनी हिस्टेरिक हुए 20 को रोकना था। मुड़कर कैबिनेट को देखा तो उधर जाने लगा तो उसे रोक दिया गया। सिकंदर, इस वक्त शराब पीना मसले का हल नहीं है। मेरी बात मान जाओ। रमशा, मुझे दे दे। तुमने तो कभी लड़कियों में दिलचस्पी नहीं ली। तुम्हारा ही तो कहना था, कोई लड़की तुम्हें खुशी नहीं दे सकती सवाए वक्त के। ये तो फिर भी बेजुबान लड़की है, ये तुम्हें क्या दे सकती है? उसकी बात सुनकर सिकंदर फट पड़ा। टेबल को जोर से ठोकर मारते हुए उससे धाड़ कर कहा था। मत कहो उसे बेजुबान। नहीं दूंगा अब मैं किसी को, वो मेरी है, सिर्फ मेरी। हनान, यहां से चले जाओ। तुम्हें ये तभी मिल सकती है जब तुम इधर इस सीने पे गोली की बौछार करोगे। उसने जोर से अपने सीने पे हाथ मारा। मुझे खत्म करोगे, तभी वो तुम्हें मिल सकेगी, समझे? वो अब इस घर की मालकिन है। बेजुबान है तो क्या हुआ, मुझे प्यारी है। और सिकंदर को जो चीज़ प्यारी हो जाए वो आम नहीं रहती। क्या करूंगा मैं उसका? ताउम्र उसकी इज्जत और एहतराम के साथ उसकी हिफाजत करूंगा, उससे मोहब्बत करूंगा। नज़ीर, नज़ीर। नज़ीर उस सिकंदर के बुलावे का ही मुंतज़िर था। झट दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। जी सर। मौलवी साहब को फौरन बुलाओ और सदीका को बोलो और उसी जोड़े का इंतजाम करे। और कुछ तैयारी करो, आज तुम्हारे भा का निकाह है। हनान ने गुस्से से मुठ्ठियां भींच लीं। सिकंदर, तुम पागल हो गए हो। सिकंदर ने सूख निगाहों से उसे तकते हुए गहरा सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। वो ऐसा ही था। थोड़ी देर वो किसी भड़कते हुए जानवर से कम नहीं लग रहा था, और अब ठंडे मिजाज के आदमी के रूप में बदलता वो नर्म लहजे में बोला। उसके लिए कह रहे हो तो हाँ, मैं पागल हूँ। मेरे निकाह का गवाह बनना है तो मुझे खुशी होगी, नहीं तो चले जाओ यहाँ से। फैमिली को ठंडा करो और खुद भी शादी करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। रमशा की वापसी का कोई चांस नहीं है। तुम गलती कर रहे हो। हनान को आखिर में धारना पड़ा। मैं जो भी कर रहा हूँ, ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपने दिल की कर रहा हूँ। अब की बार हनान एकदम ठंडा पड़ गया। ये चौदह अल्फाज उसके लिए ठंडे पानी की तरह साबित हुए थे। ज़िंदगी में पहली दफ़ा तो नहीं, दूसरी दफ़ा भी कह सकते हैं। मगर मुझे पता है, इस दिल के फैसले में पछताऊंगा नहीं, जिस तरह 13 साल पहले पछताया था। ये लड़की मुझे ठोकर नहीं मारेगी, जिस तरह इस मुल्क के रखवालों समेत पूरी कौम ने मुझ पर ठोकर मारी थी। और ऐसी मारी थी कि उस दिन शेरों मर गया था और सिकंदर हदीद पैदा हुआ था। सिकंदर, प्लीज़ माजी को भूल जाओ, उसमें तुम्हारा कसूर। मगर सिकंदर ने उसकी बात काटी। मैं नहीं भूल सकता। बेहतर है मुझे भूलने का ना ही कहो। है, मेरी स्वीट हार्ट मेरा इंतज़ार कर रही होगी। चलता हूँ। इतना कहकर वो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता हुआ चल पड़ा। शेरू दुनिया के लिए बेशक मर गया है,
मगर मेरे लिए वही शेरू और उसकी अच्छाइयाँ अभी भी जिंदा हैं। दिल में हनान कहते हुए वहां से चल पड़ा। कमरा उसके मुताबिक साफ सुथरा मिला था। कमरे की खिड़कियां भी खुली हुई थीं। सूरज की रोशनी कमरे में आ रही थी। ट्रे वैसी की वैसी ठंडी पड़ रही थी। और रमशा वो शायद इस वक्त वॉशरूम में थी। सिकंदर कमरे में टहलते हुए उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। चलकर उससे इंटरकॉम उठाया, मुलाजिम को नई ट्रे लाने को कहा और दूसरी वापस ले जाकर जाने को। इतना कहकर उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी का नंबर मिलाकर कानों से लगाया। भा बोल रहा हूँ। वक्त कैसी है? खबर सुनकर उसने दिल में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा। हॉस्पिटल के माहौल में उसे किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं मिलना चाहिए। मुझे बुला रही है, उसको कहना मैं शाम तक आ जाऊंगा, तब तक आराम करे। डिस्चार्ज मेरी मर्जी पे करवाया जाएगा। ज़्यादा दिन तो उसे हॉस्पिटल नहीं रखूंगा। आता हूँ तो बताता हूँ। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। वॉशरूम का दरवाज़ा एकदम खुला तो वो लड़की बाहर आई। उसका चेहरा धुला हुआ, आंखें हंसपे तो सुर्ख, दुपट्टा नमाज के स्टाइल में बंधा हुआ था। सिकंदर ने सर दबा देखने पर उसकी तरफ से नजरें फेर ली। कहा था कि ट्रे हाल ही मिलनी चाहिए, मगर वाकई ढीठ हड्डी हैं आप। मेरी तरह अपने दिल की करोगी हमेशा। रमशा खामोशी से उसे देखते हुए सामने टेबल पर पड़े कागज की तरफ इशारा करने लगी। सिकंदर ने उसके इशारे पे कागज की तरफ देखा। पढ़ चुका हूँ। कमरे में आने से पहले ही मुझे पता चल गया था कि तुम बोल नहीं सकती, और तुम्हारा नाम रमशा है। डीएसपी रऊफ हमजद की बेटी हो। रमशा खूबसूरत नाम है, बिल्कुल तुम्हारे चेहरे की तरह। रमशा ने मुठ्ठियां भींच लीं और गुस्से से उससे निगाहें मोड़ लीं। गुस्सा ही आ सकता था, मगर सिकंदर की नज़रों में एक चीज़ उसने वाज़िया महसूस की थी। उसमें बेबाकी हरगिज़ नहीं थी। एक एहतराम था, नरमी थी, जुनून भी कह सकते हैं, मगर ग़लाज़त ना थी। आई एम सॉरी। अब की बार रमशा साकित हो गई। मैंने तुम्हें किडनैप इसलिए नहीं किया कि मैंने तुम्हारे घर वालों से बदला लेना था, या मुझे किसी किस्म की हवस थी। ऐसा कभी मर कर भी मत सोचना। हाँ, ये कह सकते हैं, बदला ज़रूर लेना था, और तुम्हारी बजाय मैं तुम्हारी कज़न आयना को किडनैप करने वाला था। अब की बार रमशा को लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। मगर फिर वही अंदर के बचे कुचे ज़मीन ने रोका कि मैं चाहे कातिल हूँ, शराबी हूँ, ड्रग माफिया हूँ, गुंडा हूँ, जालिम हूँ, जो भी हूँ, मगर मैं औरत की इज्जत के साथ खेलने वाला नहीं हूँ। जाने ही वाला था कि मेरी नज़र तुम पर पड़ गई। तीसरी बार तुम्हें देखा था, दिल ने दगाबाजी कर दी। तुम्हें खुद से तरस बर्दाश्त नहीं कर सकता था और तुम्हें उठा ले आया। मुझे नहीं पता था तुम बेजुबान हो। रमशा ने अपनी आंखें जोर से भींच लीं। मगर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रमशा को लगा अब तो उसकी सांस लेना मुश्किल हो गया। उससे मुड़कर सिकंदर को नहीं देखा था। और तुम्हें हासिल करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इससे बेहतर है तुम अपने सब घर वालों को भूल जाओ। अब तुम्हारी जिंदगी में मैं हूं और मेरी भांजी बख्त। इसी ख्वाब से खींच के बेरहम दुनिया में भटकना कोई सिकंदर से सीखे। आई होप तुमने मेरी माजरत कबूल कर ली होगी और अपना दिल मेरे लिए साफ कर लिया होगा। इससे आगे आसानी होगी। सिकंदर बेशक चालाक और मक्कार सही, मगर अंदर से सादे दिल का मालिक था। दिल तो खैर उससे किसी को जाहिर नहीं किया था, सवाए इस लड़की के। और अपनी सादगी में उसने यही समझा, इससे शायद रमशा का दिल साफ हो जाएगा। दिल क्या आँख साफ होना था, उल्टा रमशा को शदीद रंज और गम से दो चार करवा दिया। उसकी इज्जत का जनासा निकाल कर उसे ज़बरदस्ती निकाह करने का कहकर ये कह रहा है, सॉरी मैं ऐसा नहीं हूँ, घर वालों को भूल जाओ और आगे बढ़ो। आगे वो कैसे बढ़ सकती थी, और वो भी उसके साथ जिससे बदनामी का कलंक उसके माँ बाप के चेहरे पे मल दिया। उससे से रमशा ने वॉस उठाया और सीधा सिकंदर की तरफ फेंका। सिकंदर की सीधा टांगों पर जाकर वास गिरकर नीचे ज़मीन पोस हुआ। लगी तो सिकंदर को बड़ी जोर से थी, मगर उसका ध्यान रमशा की तरफ था, जो कि आगे बढ़कर सामने टेबल पर पड़ा ब्लैक मार्कर उठाने लगी। तेजी से मुड़कर उससे दीवार पर पड़ी नफरत और बड़ी सी हैंडराइटिंग में लिखा था, मैं एक गुंडे से शादी करने की बजाय मरना बेहतर समझूंगी। सिकंदर ने उसे रोका नहीं था, ना ही कुछ कहा था। वहां खड़ा बस साकित उस लफ्ज़ों को पढ़ रहा था। उसकी आंखें तेजी से सुर्ख अंगारा हो गई थीं। लब को उससे जोर से काटा था। दिल में उठते इश्तिहाल को उससे बड़ी मुश्किल से काबू किया था। रमशा ने मारकर सामने फेंका था, जो सीधा सिकंदर की पूट पर आकर गिरा था। मुझे तुम्हारा सॉरी, तुम्हारे एहतराम कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं, नफरत है मुझे तुमसे। हाथों के इशारों से वो अपनी नफरत बयान कर रही थी। सिकंदर उसे देखता रहा, फिर चलकर उसके सामने आया। रमशा डरकर वहीं खड़ी रही। सिकंदर ने उसकी तालीर आंखों को देखा, फिर सामने दीवार पे लिखे अल्फाज को। इंसान की बहुत सी ख्वाहिशें इस दुनिया में कभी पूरी नहीं होती स्वीट हार्ट।
जैसे कि तुम्हारा मरना, मगर किस्मत आप पर मेहरबान भी हो जाती है और वो होता है जो आप चाहते हैं। जैसे मेरा और तुम्हारा निकाह होना, जो कि शाम की बजाय इसी वक्त होगा। जश्न तो है मेरी बच्ची की आमद पर ही होगा। उसके मामा बिलाखिर उसकी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। अब मैं दिल की नहीं, अपनी भांजी की मोहब्बत में तुमसे शादी करूंगा। है, खाना तो अब मैं तुम्हें खिलाऊंगा, तुम्हारा शोहर बनकर। इस तरह खिलाना तुम्हें जेब नहीं देगा ना, ना ही इस कमबख्त ज़मीर को। चलता हूँ, तैयार रहना। रमशा ने चेहरा थाम कर जो खुद पर शब्द किया था वही शब्द को तोड़े हुए वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। उसकी सिसकियां कमरे में बाखूबी सुनाई दे रही थी। मैंने बहुत ब- बड़ा गुनाह किया है अल्लाह। सिकंदर से मोहब्बत करके बहुत बड़ा गुनाह। मैंने क्यों आपसे उसको मांगा? वो रोते हुए कह रही थी। गले में तकलीफ पड़ रही थी और दिल की तकलीफ से ज्यादा नहीं कि वो बोलती ना अल्लाह। वो इतना कहकर जमीन के बल बैठ गई। उसे मैं मेरी नजरों में बुरा क्यों करना था? वो तो मेरा मुहाफिज था। रोते हुए उसे समझ नहीं आई कि उससे अल्फाज की अदायगी बड़े आराम और आसानी से की थी। अम्मी अब्बू माफ कर दे। उसे दिल पे हाथ रखते हुए रोते हुए कहा था। आपकी शाह ने आपको हमेशा तंग किया है। उससे हिचकी लेते हुए कहा। क्या करूंगी मैं? आखिर क्या करेगी वो? मान जाएगी या भागने का रास्ता तलाश करेगी? हाँ, वो भाग सकती है। कोशिश और अल्लाह पर भरोसा रखे तो कुछ भी हो सकता है। आंसू पूछते हुए उससे खुली खिड़की को देखा जहाँ टेरेस का रास्ता था। जिस जिस पे आपको शक है उसकी लिस्ट मुझे फ़ौरन बताएं भैया। मैं उन सब की जान ले लूँगा। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया हुदात? क्या करोगे तुम? रात के टाइम सबके जागने के बावजूद, गार्ड की मौजूदगी के बावजूद वो हबीज बड़े आराम से हमारी बच्ची उठा कर ले गया। तुम भी कमरे में बंद थे, लेकिन उठे हुए थे ना? कुछ कर सके? नहीं ना? तो क्या अब क्या करोगे? हमेशा की तरह कमरे में बंद रहो। रऊफ सारा ब्लेम मुझ पर और तुम पर लगा कर चला गया, और अब आप साहब बहादुर को जोश चढ़ गया। जमाल अजीम सिक को टेबल पे फेंकते हुए बड़े चल्लाल में लग रहे थे। जमाल बस करो, क्यों उसे कुछ कह रहे हो? उस बेचारे का क्या कसूर है? ये बीमार था। अम्मी बस कर दें। बीमारी बीमारी का कहकर इन साहब बहादुर को सर पे चढ़ा दिया है। अगर इतना बीमार था तो हॉस्पिटल में मुस्तकिल तौर पे रहने देते, या अगर मेंटल मसला था तो पागल खाना भी था, यहीं पास में। मगर आपने कहा नजरों के सामने रहेगा। इन 14 सालों में से कोई ढंग की शक्ल भी नहीं दिखाई है। भैया, मुझे डिस्कस करने से बेहतर है आप सब रमशा की फिक्र करें। वो उससे से चिल्लाया था कि जमाल अजीम ने उसकी बात काटी। हम कर रहे हैं उसकी फिक्र। तुम जो अपना काम कर रहे हो वो करो। कमरे में बंद हो जाओ, अपना गम बैठ कर मनाओ। अम्मी, इसकी वजह से इसकी वजह से वो बच्ची बेजबान हुई, उदात को लगा किसी ने कोड़े बड़े जोर से उसके दिल में मारे हों। और इसी की वजह से वो मासूम बच्ची अगवा हो गई, जो हमारी मिन्नतों तरलों करने के बाद आई थी। मगर इन साहब को तो उस बच्ची की खुशियां रास ही नहीं है। जमाल बस करो, उदात मेरे पास यहाँ आओ। माँ तड़प कर उठते हुए बड़े बेटे को रोकती छोटे के पास आई। नहीं, बोलने दे अम्मी, इन्हें सही तो कह रहे हैं ये। सूख नमी से भरी आंखों में देखते हुए वो गर्व से बोला था। उदात, इसकी बात को सीरियस नहीं लेना। अभी बेटा परेशान है ना? भाई चलो मेरे साथ। अम्मी, मैं पागल नहीं हूं जो इस बात पर सबका हशर कर दूंगा। इसी बात ने तो मेरी आंखें खोली हैं। रमशा को मुजरिम मैं हूं और रमशा को लाऊंगा भी मैं। थैंक्स भैया। जब तक रमशा इस घर में बाहिफाजत नहीं आ जाती, तब तक इस घर के दरवाजे मेरे लिए बंद हैं। चलता हूं। जमाल अजीम को इस बात पर झटका लगा। माँ तो गोया पागल हो उठी। खुदात मेरी बात सुनो। खुदात, अरे कोई मेरे बच्चे को रोको। जमाल, भाई को रोको। खुदात तेज से इस कदम उठाता मेन दरवाजे की तरफ आया। उसे दीवार के साथ लगी किचन सेट पे लगी गाड़ियों की चाबियों को बड़ी अजीब नसों से देखा था। नजर के सामने वो गुलाबाजी खाती गाड़ी उसके सामने गुजर रही थी। रमशा की मासूम सिसकियां उसके कानों में गूंज रही थी। उसे तेज सी दिमाग को झटका और झट से चाबी स्टैंड से निकाली और निकल पड़ा। गेट खोलो। सामने खड़े गार्ड को कहकर उसे सफेद गाड़ी का दरवाजा खोला। खुदात मेरी बात सुनो। खुदात, चाचू रुक जाए। आईना बाप की साइड से गुजरती उसके पास आई जो गाड़ी में बैठ चुका था। आईना ने शीशे पे हाथ मारते हुए कहा। चाचू जज्बाती मत होए। चाचू हमें आपकी जरूरत है। बाहर निकले।
खुदात ने बेबसी से उसे एक नज़र देखा, फिर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। चाचू प्लीज़ निकलें गाड़ी से। गार्ड से गेट नहीं खोला था। खुदात को गाड़ी का हॉर्न ज़ोर से बजाना पड़ा। चाचू, पुप्पो अस्पताल में है, मिशी गायब है, सारे परेशान हैं, दादू बीमार है, आप ऐसे नहीं कर सकते। हमें खुदात ने गाड़ी का स्टीयरिंग थामकर गाड़ी पीछे की। जमाल लस्सी में थके हुए अंदाज में कहा। खोल दो गेट। उन्हें पता चल गया था कि वो अभी किसी की नहीं सुनेगा। आईना, पीछे हो जाओ। चाचू, खुदात ने गाड़ी तेजी से पीछे मोड़ते हुए उन्हें देखा। नहीं था, अगर उन्हें देखता तो वो कमज़ोर पड़ जाता। लंबी गहरी सांस लेता वो गाड़ी स्ट्रीट में ले आया था। हिम्मत करके उससे गाड़ी आगे बढ़ाई। भा, 4 रेस्टोरेंट तो कमाल के चल रहे हैं आपके, कोई गड़बड़ नहीं। बस एक मसला ये हो रहा है कि वहाँ बार बार पुलिस का चक्कर आए दिन लग रहा है। दूसरा, सुना है कि आपके होटल और प्लाजे के स्टाफ आए दिन छोटी से छोटी बात पर फसाद फैला रहे हैं। आपकी धमकी भी दी गई, मगर पता नहीं उन सबको क्या हो गया है। उसकी बात सुनकर सिकंदर ने तेजी से कहा। मेरा इस वक्त दिमाग खराब मत करो। ये सब कुछ अपने काले धंधे को छुपाने के लिए खोले थे, तो इसकी जिम्मेदारी भी मैंने किसी पे थोपी थी। कहाँ दफान है वो? एमडी साहब से मेरी मुलाकात करवाओ। काम सही से कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो अशर भी है, आज नौकरी के लिए मारा मारा घूम रहा है। खैर, रेस्टोरेंट की तफसील बताओ और कौन सा पुलिस वाला चेकिंग कर रहा है। सिगरेट का आखिरी कश लेकर उससे सामने पड़ी एशट्रे में सिगरेट मसली। फिर मुड़कर वो अपनी बात जारी करने लगा कि उसे दूर ही वो गुलाबी आंचल नजर आया। पता नहीं, शायद उससे लग रहा था। जी सर। रमशा ने जोर से दुपट्टे को कस के रेलिंग के कोने से बांधा। फिर उससे नीचे देखा तो उसका सर चकरा गया। दुपट्टा तो बहुत छोटा था, ऊपर से शिफॉन का था, उससे तो लाजमी फट जाना था। क्या करे, बेवकूफ़ी की भी हद है रमशा। उससे खुद को बेख्तियार कोसा और उसके दिमाग में आइडिया आया। बेडशीट्स। बात सुनो, जरा इस कोने में रॉकी डैमी को तो छोड़ना। नसर को इशारा करके उससे कहा। हैरत भा, कोई घुसा तो नहीं है, चोर वगैरह? सिकंदर मुस्कुराया। हाँ, चोर ही है वो। मेरा दिल ही तो चुराया है उसने। इतना कहकर वो घर के अंदर ही की तरफ बढ़ गया। कुंडी तो वो लगा चुकी थी। जितनी देर में वो यहाँ पहुंचेंगे और सिकंदर दरवाज़ा खोलने के लिए टीम बुलाएगा, वो यहाँ से भाग जाएगी। हाँ, मगर उसका दिल धड़क रहा था। जितना आसान उसे ये सब दिखाई दे रहा था, उतना ही खतरनाक और मुश्किल था। दूसरी बेडशीट की तलाश में वो तेज़ी से ड्रेसिंग रूम घुसी। वहाँ मौजूद अलमारी से उसे दूसरी बेडशीट ढूंढी, जो उसे काफ़ी ऊपर वाले शेल्फ पे दिखाई दी। रमशा को गुस्सा आया। भला इतनी ऊपर बेडशीट कौन रखता है? कुछ सोचकर उसने एक पाँव शेल्फ पे रखा और दूसरा उसी शेल्फ के ऊपरी हिस्से में रखने ही वाली थी, जब दो मजबूत खुदरे सख्त हाथों ने उसकी कमर पकड़कर उसे नीचे किया। रमशा का दिमाग भग से उड़ गया था। कोई बात नहीं स्वीट हार्ट, अब आपका हाथ पहुंच जाएगा। लो, जल्दी से, फिर भागना भी तो है आपने। सिकंदर की शरारत से भरी आवाज़ पे वो बस साकित रहने के अलावा कुछ नहीं हो सकती थी। सिकंदर ने उसे नीचे किया, उसे सरता पा देखा, फिर उससे बेख्तियार ताली बजाते हुए वाव कहा। क्या बात है मुहतरमा आपकी, मतलब क्या कहने आपके। रमशा रोह दुपट्टा बांधकर नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी, जिस तरफ मेरे 1000 बंदे खड़े हैं। वो कहते हुए एकदम चुप हो गया, वरना उससे कहते ही गुस्से से पागल हो जाना था। अपने मिजाज का अच्छी तरह पता था। रमशा ने सर उठाया नहीं था, बस मुठियां भींच ली थी, इतनी जोर से कि उंगलियां और हाथ एकदम सफ़ेद होना शुरू हो गए थे। मैं ऑलरेडी बहुत से लोगों को मार चुका हूं, मगर तुम क्यों चाहती थी मैं अपने ही बंदों को मार दूं? ये उससे रमशा के सरापे की तरफ इशारा किया। मेरी नज़रों के लिए है, इंग्लिश में फॉर माई आइज ओनली। अब की बार रमशा ने गुस्से से सर उठाकर उसे देखा। सिकंदर उस तरफ चलता टेरिस की तरफ आया। कुत्ते खोल दिए गए थे और वो भौंकने की बजाय चुपचाप उस जगह इर्द गिर्द मंडला रहे थे। सिकंदर ने आंचल रेलिंग से निकाला और टेरिस का दरवाज़ा बंद करके उस तरफ आया जहाँ रमशा दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ भाग रही थी। सिकंदर फुर्ती से उसके पास आया और उसका बाजू पकड़ा। की बार रमशा अपना बाजू उसकी गिरफ्त से निकालने की भरपूर कोशिश करने लगी। उससे नहीं करना निकाह, उसे सिकंदर के साथ नहीं रहना। पहाड़ में गई ऐसी फैंटेसी, लाना तो ऐसी फैंटेसी पर जिससे उसके माँ बाप का सुख चैन छीन लिया हो, उसकी इज्जत को रोन दिया हो। छुड़वाते हुए उसकी आंखों से झलकते आंसू बेकाबू हो गए थे। पीछे मुन्नला हासिल है रमशा, सारी कश्तियां चल चुकी हैं, अब आगे देखो, आगे तुम्हारा सिकंदर है। सिकंदर ने उसको बाजू में लेकर उसको कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश की। रमशा ने उसकी बात पर जोरदार थप्पड़ सिकंदर के मुंह पर मारा।
सिकंदर एकदम ठहर गया और उससे रमशा की गिरफ्त ढीली नहीं की थी। ये कश्तियाँ तुमने जलाई हैं सिकंदर, तुमने। क्यों, आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? वो बेजुबान लड़की उसका गिरबान पकड़े आंखों से कह रही थी कि क्यों किया, ऐसा क्यों? सिकंदर ने दुपट्टा उसके सर पर ओढ़कर उसे संभाला और उसे बिस्तर पर बिठाया। थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, फिर उस बारे में बात करते हैं। इतना कहकर वो उठ खड़ा हुआ और कमरे से निकल गया। साइन करो इस पे। सिकंदर ने गन टेबल पर रखते हुए सामने पड़े निकाहनामे की तरफ इशारा किया। रमशा ने अपने गिर्द बाजू लपेटे हुए थे। सुर्ख नजरों से उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए नफी में सर हिलाया। बहुत शौक है तुम्हें मरने का, जो कह रहा हूँ वो करो। वो उधारते हुए टेबल पे हाथ मारते हुए बोला। मकसद उसे डराने का था, वरना शुरू में वो उसके साथ सर लहजा इस्तेमाल कर रहा था। अब की बार रमशा ने सर अस्वाद में हिलाया और गन उठाकर उसे दी। मतलब कि कह रही थी कि चलाओ गोली, वो नहीं करेगी साइन। सिकंदर उसे देखता रहा, फिर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई, अजीब मुस्कुराहट। डेयरिंग हो हासी, मौत से खौफ नहीं आता। नाइस, वेरी नाइस, मानना पड़ेगा। डीएसपी की ही जो बेटी हो। उसकी तेज ससुर की ताब न ला सकी और नसें फिर चुकी। उससे गन लेने के बजाय उससे कलाई पकड़कर घसीटा, उसका चेहरा अपने करीब करते हुए गन उससे ली और उसकी गाल पे दानी। रमशा का दिल रुक गया। क्या वो उसे मार देगा? हाँ, इस जिल्लत से अच्छा कि वो उसे मार दे। सिकंदर उसे गुस्से से सुर्ख चेहरे को देखते हुए बोला। क्या हुआ, डर लग रहा है? बेचारी, एक तो बेबस हो, ऊपर से गूंगी। दिल में तो खूब गालियां दे रही होगी। हाय तुम्हारी इस नाल सीधा गर्दन पे आकर रुक गया। खूबसूरत आवाज से तो मैं महरूम रह गया। रमशा ने अपनी कलाई झटकने की भरपूर कोशिश की, मगर सिकंदर के फौलादी शिकंजे से निकलना आसान कहाँ था। आखिरी बार कह रहा हूं लड़की, साइन करो वरना सारी जिंदगी का रोना होगा। अपने आप से निकाह मिलाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। उसकी सर्द आवाज से रमशा को साके छोड़ दिया। सिकंदर उसके चेहरे के मजीद करीब हो गया कि रमशा तेजी से आंख खोलकर उठी। तेजी से सांस लेते हुए उससे अतराफ का जायजा लिया। कमरे में अंधेरा था। उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था। चेहरे को हाथ लगाते हुए उसे खुद को यकीन दिलाया जो भी देख रही थी वो ख्वाब था। हाँ, ख्वाब। सिकंदर इतना गिर नहीं सकता, वो ऐसा नहीं करेगा। हाँ, मगर वो है कहाँ? वो तो कह रहा था निकाह होगा। वो अपने गिर्द कंबल हटाकर उठी। उससे पैर वुडन फ्लोर पे रखे, बालों को पीछे करके उसे महसूस किया। दुपट्टा उसके गले में था। हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से लैम्प का बटन तलाश किया और 2 मिनट में बटन मिल गया। हल्की सी रोशनी कमरे में आई तो उससे सामने वॉल क्लॉक की तरफ देखा, जहाँ रात के 8 बज रहे थे। उसका मुंह हैरत से खुल गया। वो इतनी देर सोती रही, उसे यकीन नहीं आ रहा था। बिस्तर से उठकर वो दरवाजे की तरफ आई। हैंडल को आहिस्ते से पकड़कर उससे दरवाजे को एहतियात से खोला। तुम कमीनों ने क्यों उसे बताया? अब देख लो, मुझसे पूछ पूछ कर मुझे हलकान कर दिया है कि वो उस लड़की से मिलना चाहती है, और वो मुहतरमा अभी मान नहीं रही। और तुम लोगों को पहले ही शौक था ढिंढोरा पीटने का। भा हमें माफ कर दे। बक बीबी ने मालकिन का लहंगा देख लिया था, तो वो समझी उनका लहंगा है। जब उन्होंने देखा कि वो लहंगा उनका नहीं है तो सिकंदर ने उसकी बात रुष्टी से काटी। बस बस, कोई सफाई मत दो मुझे। अपनी शक्लें गुम करो सब। सुबह से सर घुमाया हुआ है मेरा। साहब जी, बख्त बीबी आपको बुला रही हैं, कहती हैं मामा सूप पिलाएंगे। एक तो ये वक्त पता नहीं कब बड़ी होगी। उसको बोलो मैं आ रहा हूं। रमशा को उसकी आवाज़ें नीचे की तरफ सुनाई दे रही थी। गोलाई की सीढ़ियों की तरफ आते उसने महसूस किया कि सिकंदर उस तरफ आ रहा है। पहले तो उससे सोचा कि अंदर भाग जाए, मगर हिम्मत करके वहीं खड़ी रही, यहाँ तक कि सिकंदर ऊपर पहुंच गया और उसे देखकर रुक गया। वो इस वक्त बिल्कुल तैयार काली जीन्स के ऊपर सफ़ेद कुर्ता पहने हैंडसम लग रहा था। पड़ी हुई डायरी शायद उससे ट्रिम करवाई थी। उसे देखकर सिकंदर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उठ गई? फ्रेश फील कर रही हो ना? कपड़े अभी कुछ देर में तुम्हारी अलमारी में सेट कर दिए जाएंगे, तो तैयार हो जाना। रमशा ने आगे से कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया, बस खामोशी से उसे देखते नसें घुमा ली। दिल ही दिल में कितनी दफा कोस चुकी हो। है, आओ तुम्हें तुम्हारी भांजी से मिलवाता हूँ। समझो तुम्हारी नंद ही है। नंदों वाला सलूक करे तो माइंड मत करना। उससे उसका हाथ पकड़ना चाहा कि रमशा हाथ पीछे कर चुकी थी। ओके यार, नहीं पकड़ता हाथ। ये देखो, हाथ ऊपर कर चुका हूँ। उससे हाथ सरेंडर करने के अंदाज में उठाए। रमशा ने आंखें बंद की। वैसे लकी हो, एक तुम हो और दूसरी बख्त, जिससे मैं नरमी से पेश आता हूँ। आओ, वो सामने उसी का कमरा है। वो चल पड़ा तो रमशा ना चाहते हुए भी उसके पीछे आई।
क्या पता उस भांजी से कोई बात करके देखे तो सिकंदर उसे वापस भेज सकता है। और उसकी ये सबसे बड़ा गलतफहमी थी कि ऐसा हो जाना था।